मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द क्लास। क्या मेरी आवाज एकदम सही सुनाई दे रही है? क्या मेरा मुखड़ा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो। फिर उसके बाद हम आज की इस फाइनल क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस फाइनल क्लास को शुरू करते हैं। सब सही है, सब एकदम क्लियर है, सब एकदम सही सुनाई दे रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं। ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। अब एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है हमारा। सुन मेरी जान, ध्यान से सुन, ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार ऐसे पीठ थपथपा ले। तो सुबह 4 बजे उठा है ना? सुबह 4 बजे उठा है तुम्हारा, तेरा बोर्ड का एग्जाम है और तू सुबह 4 बजे उठा है, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मुबारक हो आप सभी को, इंडिया जीत गई। कल रात को इंडिया ने बहुत बढ़िया खेला और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी घर लेके आ रही है। इसी तरीके से आज का तेरा बोर्ड का एग्जाम जो है, ये भी तेरे को फोड़ के आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज का जो बोर्ड का एग्जाम है, ये तेरे को जीत के आना है, फतेह करके आना है। बोर्ड का एग्जाम तेरे को फोड़ के आना है। ठीक है मेरी जान, समझ रहे मेरी बात को? अब अगले 1.5 से 2 घंटे बिल्कुल मेरी आंख से आंख मिलाकर ध्यान से हर एक चीज को सुननी है। हर एक बच्चे को यह लगता है कि उसका सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा छूट गया है। हर एक बच्चे को यह लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, उसको भी ऐसा लगता है कि यार एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो शायद मेरे छूट गए हैं। पर एक बात ध्यान रखियो, एक बात ध्यान रखियो, एक बात ध्यान रखियो। कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए ना, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ कर आए ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं। और तू मेरी जान, तू तू एक लेजेंड है। कोई बात नहीं, अब फाइनल वॉर है, अब फाइनल वॉर आ चुकी है। जितने अस्त्र शस्त्र हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उसी के साथ रणभूमि में जाएंगे, उसी के साथ लड़ने जाएंगे और इस वॉर को जीत के आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक फाइनल बार हम वापस से लिखने जा रहे हैं। एक फाइनल बार हम वापस से लिखने जा रहे हैं। एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी मेंटेलिटी के साथ पेपर देना है। कहीं नहीं सोचना कि भैया मेरे तो 40 ही आएंगे, भैया मेरे तो 50 ही आएंगे। 100/100 की मेंटेलिटी के साथ फोड़ के आना है। 100/100 की मेंटेलिटी के साथ इस एग्जाम को फोड़ के आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में? हर एक बच्चे की कम प्रिपरेशन ही लगती है उसे, पर कम प्रिपरेशन में जो फोड़ के आया ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं। और तू एक लेजेंड है, तो फोड़ के आएगा आज का एग्जाम। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है, आज की जो मैराथन है, आज का ये जो फाइनल रिवीजन है, ध्यान से सुन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पे मैं लिख के लाया हूं, उनको मैं तेरे को यहां पे सामने बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले ही लिख रखी है, मैं तेरा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। यहां पे देखेगा तो बीच बीच में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, बीच बीच में देखा तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इसलिए मैं तेरा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि यहां पे बैठ के हर चीज लिखूं। मैं यहां पे हर एक चीज लिख के लाया हूं तेरे लिए। पूरी रात मैंने बैठ के हर एक चीज लिखी है। अब मैं तेरे को बस यहां पे पढ़ पढ़ के बताऊंगा, ठीक है? जिससे कि हम जल्दी जल्दी चीजों को कवर करें। जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा, पीडीएफ तेरे को मिल जाएगी, तू रिवीजन करके और अपना एग्जाम देके आई हो। ठीक है? सुन मेरी बात, वापस बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, पहले ही वार्न कर रहा हूं। प्रिकॉशन कॉशन जो भी कहो, डिस्क्लेमर जो भी कहो, वो बोल रहा हूं। 10 दिन की मेहनत थी हमारी, पिछले 10 दिन की हमारी मेहनत थी। ठीक है? 1 तारीख से बैठे थे हम, आज 10 तारीख हो गई है। ये 10 दिन की मेहनत है जो काम आएगी। आज तो बस एक तरह से ऊपर ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं। अभी सुबह तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं। ये 10 दिन की मेहनत है जो काम आने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उन 10 दिनों में तूने अच्छे से पढ़ा है, वही सारी चीजें उठ के तेरे पेपर में आएगी। आज तो बस हम ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत चीजें जो है वो रिवाइज करके जाएंगे, जिससे कि जो मैं तेरे को बता दूं कि भाई देख ये चीज याद रखियो। ओके मेरी जान, ओके मेरी जान। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है पेपर लीक जो होता है ये कुछ नहीं होता है। पेपर लीक का मतलब ये होता है, या जो भी चीज हम यहां पे पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें क्या क्या हमें हर एक चीज एक बार पहले से ही ब्रशअप होके चले जाए हम सुबह। ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान। कौन सा सेक्शन पहले करना है भैया, क्या चीज, सब चीज बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। ठीक है मेरी जान? शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत करें। ठीक है? हर एक बच्चा पोल वगैरह में कुछ दे देना, हमें पता चल जाए रियल वॉचिंग है, बॉट तो नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम था रियल नंबर। हर एक चीज डिस्कस करूंगा, पहले खत्म करते हैं सिलेबस। हर एक चीज डिस्कस करूंगा, लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, पहले खत्म करते हैं सिलेबस का पूरा रिवीजन। देखो मेरी जान, रियल नंबर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें से MCQ पक्का आएगा, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तेरे को याद है, इसमें से MCQ आना जरूरी है, पक्का है, ठीक है। दूसरा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस, लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। ये एक बहुत फेमस सवाल है। इस सवाल को करते कैसे हैं, मैं हर चीज रिकैप करवा रहा हूं तेरे को, तो देख सवाल को। अगर तेरे को आता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो देख ले कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल तेरे को फाइनल बार बता रहा हूं, ठीक है। तो आज की जो लाइव है बस ऐसे देखोगी, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन भैया ने बताया आता है। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पिछले 10 दिन में करे हैं, बस उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, वो बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर दिए हैं उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। 445 में से 4 माइनस कर दिया, 572 में से 5 माइनस कर दिया, और 699 में से 6 माइनस कर दिया। तो जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो। जैसे ही माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास नए 3 नंबर बनेंगे। ये जो 3 नए नंबर मिले, इनका HCF ही आंसर है, इनका HCF निकाल लेना, यही आंसर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि लीविंग रिमाइंडर दिस, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो भी रिमाइंडर दिए माइनस कर दो। इसमें से ये माइनस, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस, और इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस। बस जैसे जो भी अब जो नए नंबर आए इनका हमने HCF ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन 8 की पावर n डिजिट विद 0? ये बहुत फेमस सवाल है। इसमें कैसे करते हैं मेरी जान, देखो सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी डिजिट को अगर 0 से एंड होना है ना, अगर डिजिट 0 से एंड होना है, अगर किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट नहीं, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे हम किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को एंड होना है किससे, 0 से, अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बोथ होने चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। जैसे हम 8 की बात करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो अगर हम n की जगह 1 ले लें, इसमें n की जगह 1 लिख दिया तो 8 की पावर 1 बन गया, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पे हमें 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा। क्वेश्चन ने बोला है 2 और 5 दोनों होने चाहिए। चलो n की जगह 2 लेके देखते हैं, तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 क्या होगा, इसकी पावर में 2, तो वो क्या हो जाएगा, यही 2 बार हो जाएगा, तो ये इंटू ये। यहां पे भी हमें 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। 8 की पावर 3, बस ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 3 बार, तो उसमें भी 2 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा। कितनी बार भी ले लो, n बार ले लो, तो 2 इंटू 2, 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 कितनी बार चलता रहेगा, ये कितनी बार चलता रहेगा, n टाइम्स चलता रहेगा। ये कितनी ही बार ले लो, सिर्फ हमें 2 ही दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो सिंस 8 की पावर में n में 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 और 5 does not contain 2 and 5 both, therefore 8 की पावर n cannot end with 0। ठीक है मेरी जान, चलिए यहां पे क्या कह रहा है एक बच्चा, 577 है, ये 577 है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना तू, कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बहुत बढ़िया। लास्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें से बहुत आते हैं ये इरेशनल वाले। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, सिंपल सा रूल है, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। भाई मान लेंगे ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम, ये क्या हो गया, क्या है, क्या हो रही है, मुझे पता नहीं। चलो तो देखो हमें प्रूफ करना है 4 माइनस रूट 3 इज रेशनल। 4 माइनस रूट 3 इज रेशनल, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ठीक है। इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने मान लिया रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रेशनल है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 2 को इधर ले जाए तो ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 2 इधर चला गया, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई हो जाए तो रेशनल होता है। तो ये वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल बन रही है, ये वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल बन रही है। ये 4 जो है ये रेशनल को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो 4 माइनस 2p बाई क्यू, 2p बाई क्यू एक रेशनल नंबर था, 4 एक रेशनल नंबर था, रेशनल में से रेशनल चला गया तो हमारा रेशनल ही बचा। तो देखो इधर वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल है, इधर वाली क्वांटिटी गिवन है इर्रेशनल है, गिवन है ना क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इज इर्रेशनल। तो इधर रेशनल कैसे हो सकता है? इर्रेशनल और रेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था, हमने गलत मान लिया था कि 4 माइनस √3 इज रेशनल। रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो ये इर्रेशनल है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से हमें समझना है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पोल नहीं काम कर रहा है तो पोल हटा देता हूं, अब तू पढ़ाई कर ले, तो पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है। एक चीज जो मैंने कान खोल के कह रहा हूं, तेज बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के बताई थी, वो ये थी क्या कि अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो, अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो तो उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के छोड़ देना। जैसे क्वाड्रेटिक देख लो, जैसे कि बोला जा रहा है इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा, रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा, रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा। तो अगर एक जीरो अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो हमें क्या निकालना है? व्हेन द वैल्यू ऑफ के। तो शोभित भैया ने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक और उसके जीरोस की बात आए, क्वाड्रेटिक और उसके जीरोस की बात आए तो क्या लिख दो? सम ऑफ रूट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, आंसर अवश्य आएगा। मैंने सम ऑफ रूट लिखा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा सी बाय ए। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए लिखा, अल्फा से अल्फा कट गया, एक इक्वेशन बनी, के की वैल्यू आ गई। तो बस सिंपल सी चीज है, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, इन्हीं में से आंसर आ जाएगा। यही करा हमने, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी होती है तो उसको कैसे बनाते हैं? याद आ रहा है? गोल इज टू फाइंड एस एंड पी। जो भी सम ऑफ रूट्स है और जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अगर वो पता कर लिया, बात खत्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गोल इज टू फाइंड एस एंड पी, गोल इज टू फाइंड एस एंड पी, एस और पी पता कर लो। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, तो इतनी लाइन पढ़ के, खाली इतनी लाइन पढ़ के दिमाग में आया कि भाई शोभित भैया ने बोला अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना पढ़ा था, इतना पढ़ के हमने इतना लिख लिया। फिर हमने आगे पढ़ा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो पहली लाइन का काम जो है वो तो यहीं खत्म हो गया था। पहली वाली लाइन का काम हमें सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देना था, पहली लाइन का काम। ठीक है, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो पहली लाइन से हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो अगर नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो गोल क्या होता है? गोल इज टू फाइंड एस एंड पी। तो जो भी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनके रूट्स का सम निकाला, सम निकालने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बस यहां से यूज कर ली। तो इसका काम सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू देना था, इसके अलावा कुछ नहीं था इस पूरी लाइन का काम। कंफ्यूज मत होना, यहां पे अल्फा प्लस बीटा हमने यूज करा, अल्फा इंटू बीटा यूज करा, एस निकल गया। पी कैसे निकलेगा? जो भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, जो भी रूट्स हमें गिवन है कि किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनका प्रोडक्ट कर दिया तो हमें पी भी निकल गया, एस भी निकल गया, पी भी निकल गया। तो इक्वेशन क्या होगी? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह 3 लिख दिया और पी की जगह 2 रख दिया। बस, कुछ नहीं गिवन है तो के की जगह 1 रख दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल आएगा, ठीक है। चलो चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का मेन चीज जो है, मेन हाईलाइट है ये, मेन हाईलाइट है पहले तो ये कि अगर दो लाइंस हैं और हमें पता करना है वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर दो, ठीक है। बोल देता है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और एक केस होता है कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई है, केस क्या होता है इसका, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन होता है, अगर एक भी सॉल्यूशन मिलता है, तो उन दोनों केसेस को हम कह देते हैं, उन दोनों केसेस को हम क्या कह देते हैं, इन दोनों केसेस को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, याद आ रहा है, कंसिस्टेंट। इन दोनों केसेस को अपन कंसिस्टेंट कह देते हैं। और अगर एक भी नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, है ना, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर दो इक्वेशन हमें दी है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, और बोला जा रहा है इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, ग्राफ कैसे बनाते हैं, x + 2y = 6 है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसमें x को 0 रखा y की वैल्यू 3 आ गई, y को 0 रखा x की वैल्यू 6 आ गई। तो इस वाली ग्राफ के लिए 2 पॉइंट आ गए ये, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आ गया 0,3, तो x में 0 y में 3, तो ये पॉइंट x में 0 y में 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3 पहला, और x में 6 y में 0, 4 5 6, x में 6 y में 0, ये हो गया 6,0। तो जो पहली लाइन है वो होगी 0,3 और 6,0 को मिलाने वाली लाइन, तो 0,3 और 6,0 को मिलाने वाली लाइन होगी पहली लाइन। ये पहली लाइन हमें दी हुई है, ये पहली लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे, दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे, ऐसे 2 पॉइंट निकाल लो, है ना, x को 0 रखा तो y की वैल्यू -1 आई, x को 2 रखा तो y की वैल्यू 2 आई इस इक्वेशन में। तो 2 पॉइंट हमारे ये आ गए, तो x में 0 y में -1, ये पॉइंट आ गया 0,-1, और x में 2 और y में भी 2, तो 2,2 एक ये पॉइंट आ गया 2,2। तो जो दूसरी लाइन होगी वो हो गई ये वाली, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आए, ग्राफिकल मेथड से अगर क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, वैल्यूज चेंज आएंगी। मैथ्स में सबसे मेन चीज यही होती है कि सवाल सेम नहीं आता है, सवाल सिमिलर आता है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बना दिया, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है यही सॉल्यूशन है। तो 2,2 इज द सॉल्यूशन, 2,2 इज द सॉल्यूशन। कई बार ये बोल देता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बनाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताओ। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख देते हैं अपन, इस ट्राइंगल का एरिया लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस, बेस मान लो ये मान लें, बेस की लेंथ मानी जाती है, प्लस माइनस नहीं लेते, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गई बेस, है ना, अच्छा 0,-1 है, ये -1 है, तो 4 हो गई बेस, 4 हो गई बेस, और हाइट की होगी परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गई परपेंडिकुलर हाइट, कितनी है ये 2, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया इतना 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 स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया होगा। गॉट इट जी, गॉट इट जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये बहुत बहुत फेवरेट सवाल, बहुत फेवरेट सवाल सीबीएसई का, बहुत फेवरेट सवाल है सीबीएसई का। जब भी इस तरह का आ जाए कि जो पहले x के पास था वो y के पास चला गया, और जो y के पास था वो x के पास चला गया, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए। अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएं, क्या हो गया 4। अगर एक दो चीज बीच बीच में गलत कर दो समझ लेना ना यार, क्या हो गया। यहाँ पे 4 लिख तो दिया मैंने, 4 लिख तो दिया, ये 4 लिख तो दिया, 1 2 3 4, 4 यूनिट, ठीक है। चलो चलो चलो, तो देखना मेरी जान, जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए इस तरह के सवाल क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को बिठा के ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को बिठा के ऐड कर दिया, ऐड करा तो 217 प्लस 131 348, 131 प्लस 217 348, और ये आ गया 117 1740 आ गया, 348 कॉमन ले लिया, ये कट गया। तो ये जो बड़ी सी इक्वेशंस थी इसमें से एक छोटी सी इक्वेशन मिल गई हमें,
तो एक बार क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मिल गया, एक बार क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमारी जो दो इक्वेशन मिल गई हमें मेरी जान, हमारी जो दो इक्वेशन हमें मिल गई है, वो एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो इक्वेशन थी, इन दोनों बड़ी बड़ी इक्वेशंस को हमने छोटा सा बना दिया, इन दोनों बड़ी बड़ी इक्वेशन को हमने छोटा सा बना दिया। जैसे ही छोटा सा बना दिया, अब बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो, y से y गया तो 2x बराबर 6 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x अगर 3 आ गया, किसी में पुट कर दो, तो यहां पुट कर दिया 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x बराबर 3, y बराबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें याद रहना चाहिए। 2 डिजिट वाला सवाल, 2 डिजिट वाला सवाल याद होना चाहिए, 2 डिजिट वाला सवाल समझ में आना चाहिए। जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आए, जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आए, सवाल पढ़ने से पहले अपने आप लिख दो। क्या लिख दो, मान लो यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है, तो 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स, वाई यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई, तो नंबर बन गया 10x प्लस वाई। रिवर्स कर दी डिजिट, इनको क्या कर दिया इन्होंने, रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग डिजिट्स, y और x पलट गए, तो अब 10 पे y आ गया तो 10y, यूनिट पे 1 आ गया तो प्लस x, तो ये आ गया रिवर्स नंबर। तो ये था ओरिजिनल नंबर और ये आ गया रिवर्स नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10 डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो जो 10th डिजिट है x, वो 3 टाइम्स यूनिट डिजिट है, पहली इक्वेशन बन गई। और क्या दिया है क्वेश्चन ने, और क्या दिया है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर को अगर 54 से डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स हो गई, तो मतलब n माइनस 54 जो है वो n डैश के बराबर है। n की वैल्यू है 10x प्लस वाई और n डैश है 10y प्लस x, इसमें पुट करा, यहां से हमारी x माइनस वाई की इक्वेशन आ गई 6। x माइनस वाई 6 आ गया और x बराबर 3y है, तो यहाँ पे x बराबर 3y रख दो, यहाँ पे x बराबर 3y रख दो। एक ही इक्वेशन है, तो x बराबर 3y माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही y आ गया, इसमें वापस पुट कर दो, तो x माइनस 3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 93 इज योर आंसर। तो हमसे नंबर पूछा है, नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई के बराबर। नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 9 93, ये आ गया हमारा नंबर। तो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से करते हैं, याद रहना चाहिए, याद रहना। पूरी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तू पढ़ तो ले, पूरी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तू पढ़ तो ले, पढ़ तो ले तू। चलो चलो आगे बढ़ा जाए। ये ट्रेन वाला सवाल, ट्रेन वाला सवाल भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारी की सारी रिसर्च है जिसके हिसाब से हम ये चीज बता रहे हैं। मेन चीज थी वो 10 दिन की मैराथन, अभी तो हम ब्रशअप कर रहे हैं, सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को। बोला जा रहा है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, हमने स्पीड मान ली x, टाइम मान लिया y, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर आ गया x इंटू वाई। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, इनिशियल स्पीड x थी, अब स्पीड को बढ़ा दिया, अगर स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा, जल्दी जाओगे। तो टाइम कितना लिखा हुआ है, टाइम इज टेकन 2 आवर लेस, तो टाइम हो गया y माइनस 2। तो स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया, पर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे ट्रेन को जाना तो उतना ही है, तो d बराबर s1 इंटू t1 कर दिया, तो d की वैल्यू xy और s1 इंटू t1 लिख दिया। फिर अगला केस क्या बोला है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई, अगर ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, भाई धीरे चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम हो जाएगी 4y प्लस 3। y लग रहा था टेकन 3 आवर मोर, तो y प्लस 3 हो गया। पर इस केस में भी डिस्टेंस तो d ही रहेगा, डिस्टेंस तो d ही रहेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिया। बस इसको खोल लो, इसको खोल लो। कैसे खोल लेंगे, कैसे खोल लेंगे, एक्स वाई बराबर आ गया एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक इक्वेशन x और y में ये आ गई। इसको भी खोल लो, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई एक्स वाई एक्स इंटू वाई प्लस 3y प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक x और y में इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आए तो ये समझ लो ओरिजिनल स्पीड मैंने x और y मान ली, जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटा दी टाइम ज्यादा लगेगा, पर दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो d ही रहेगा,
दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो डी रहेगा, ट्रेन को चलना तो उतना ही है ना, ट्रेन को चलना तो उतना ही है ना। चलिए चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो तुम्हें मेथड्स पता ही है, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला याद कर लो वापस से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे एक सवाल आना पक्का है, पक्का गारंटेड है। क्या करते हैं बहुत आसान है। ये जो d है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका साइन चेक करते हैं। अगर d पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d बराबर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और d अगर लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स हमारे आते हैं। ठीक है, इतना हमें याद होना चाहिए। बस d का साइन चेक कर लो, पॉजिटिव है रियल एंड इक्वल, इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स हमारे होते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है इसका बहुत फेमस, ये वाला एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, ये वाला। जब भी इस तरह का अगर चीज देख लो, अगर इस तरह की चीज देख लो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हैक क्या है? हैक है कि वेरिएबल वाली इक्वेशंस को एक तरफ रख लो, वेरिएबल वाली क्वांटिटी को एक तरफ कर लो। देखो यहाँ पे x था और ये वाला x यहाँ पे था, तो इस x को उठा के इधर ले गए तो -1/x हो गया। तो ये जो वेरिएबल है ना x वाली क्वांटिटी, इसको एक साथ में रख लो, इसको -1/x साथ में रख लिया, साथ में रख के एलसीएम लिया तो a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स, ऊपर चला जाएगा x माइनस a प्लस बी एक्स, और इधर भी एलसीएम ले लिया एलसीएम। समझ पा रहे हो? ठीक है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद इस माइनस को अंदर लेगा, x से x कट गया तो ये बन गया माइनस a प्लस बी, और इधर था प्लस a प्लस बी, ये कट गया तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कैसे सॉल्व होगी इतनी बड़ी? अरे देखना, ये ऑलरेडी 4 टर्म में टूटी हुई है, तो इसमें से कॉमन ले ले x प्लस a, इसमें से कॉमन ले ले प्लस b x प्लस a। अगर 4 टर्म में टूटी हुई मिल जाए तो कुछ नहीं करना ना, ऑलरेडी कॉमन लेना है बस। अब तो कॉमन ले लिया, x प्लस a बाहर आ गया, अंदर बच गया x प्लस बी इक्वल टू 0, या तो x प्लस a 0 या फिर x प्लस b 0। तो x बराबर माइनस a और x बराबर माइनस b, दिस इज योर आंसर। माइनस a माइनस b, दिस इज योर आंसर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हैक क्या है कि वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो, इस वेरिएबल को एक तरफ कर लो, वेरिएबल को हमने एक तरफ, 1/x को इधर ले गए, बस फिर तो एलसीएम ले लिया, ओके। एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजनिंग में एक चीज आ सकती है क्या, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये मैंने तुम्हें कल परसों भी बताया था। अगर एक रूट 5 प्लस 3 रूट 2 है तो दूसरा होगा 5 माइनस 3 रूट 2, इन्हें कहते हैं सर्ड रूट्स, इन्हें कहते हैं सर्ड या फिर कॉन्जुगेट कहा जाता है, कॉन्जुगेट पेयर्स कहा जाता है। एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, अगर एक है a प्लस b रूट 2 तो दूसरा क्या होगा? a माइनस b रूट 2 होगा। बस एक अगर ये है तो दूसरा ये होगा, रट लो, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। वापस से फ्लाइट वाला सवाल ध्यान से समझना। बोला जा रहा है एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर चलनी है, ठीक है। तो अगर 2800 किलोमीटर चलनी है, स्पीड मैंने मान ली x, टाइम मैंने मान लिया y, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, 2800 बराबर x इंटू वाई। मैंने मान लिया कि ओरिजिनली स्पीड जो थी वो x थी, टाइम उसको y लगना था, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया। बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है एयरक्राफ्ट का स्लो कर दिया बैड वेदर की वजह से, तो x से थोड़ी सी स्पीड कम कर दी। कितनी कर दी? एवरेज स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर पर आवर से, x थी x माइनस 100 हो गई, और अगर धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आधे घंटे से बढ़ गया। यहाँ पे आर था तो 30 मिनट्स को 1/2 आर लिख दिया। तो इनिशियल स्पीड x थी, x माइनस 100 हो गई, टाइम जो था y था, y से y प्लस हाफ हो गया, पर एक चीज जो है वो सेम रहेगी, डिस्टेंस। तो यहां के केस में भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस 2800 ही रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशंस है, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई की जगह ये रख देंगे। ठीक है, एक्स वाई की जगह ये रख दो, और अगर खाली एक्स में बनाना है तो एक्स की जगह रख दो 2800 बटे वाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं एपी में। एपी क्या कहता है? एपी के 3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट, एपी की हमने पूरी प्रैक्टिस 10 दिन में बहुत करी है।
मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आज की क्लास इज अ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। आज की क्लास इज नॉट अबाउट क्वेश्चंस। मैथ्स में क्वेश्चंस 2 घंटे में नहीं हो पाते हैं। मेन चीज क्या है, मैं फॉर्मूले सारे रिवाइज करवा दूं, ठीक है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं जिसका मेरे को पता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो एक बार रिकैप कर लो। बाकी हमने 10 दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। जैसे एपी की बात होगी तो एपी में ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लाया हूं क्योंकि ऐसे प्रिडिक्ट करना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। एपी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसमें क्वेश्चंस वो थोड़ा बहुत हिला फिला के दे देते हैं। कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं। जैसे एक था nth टर्म ऑफ एपी जो है वो होता है a प्लस एन माइनस वन डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। याद है, इसकी जगह n बाई टू इंटू ए प्लस ए एल भी ले लेते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, ये जो l है, ये जो l है, ये है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म जो होती है वो nth होती है, तो l और an बराबर होता है, l और an बराबर होता है। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, nth टर्म और l जो है वो बराबर है, तो यहां पे ये फॉर्मूला हमें याद रखना है ना। जैसे हमें बोल दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, फाइंड विच टर्म ऑफ एपी, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ एपी। तो जब भी किसी अननोन टर्म की बात करी जाए, याद आ रहा है, अननोन टर्म की बात करी जाए कि बताओ कितनी टर्म्स हैं, या बोल दे कि बताओ nthवी टर्म कौन सी है, या बता दो कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म, तो जब भी कौन सी टर्म वाले आ जाए तो मान लेना n टर्म, तो मान लेना nth टर्म, मान लेंगे nth टर्म और an का फॉर्मूला लगा के आंसर ले लेंगे। एक क्वेश्चन इसका बहुत फेमस है, एक क्वेश्चन इसका बहुत फेमस है, देखो Sn देके an पूछ लिया, Sn देके an पूछ लिया, Sn दे रखा है, या उल्टा भी पूछ लेता है वो, an देके Sn पूछ लेता है। इस सारे केसेस में सिंपल सा रूल है, बस n बराबर 1 रख दो तो S1 आ गया 2 + 3 5। S1 मतलब पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म तो पहली टर्म होती है। n बराबर 2 रख दिया तो S2 मिल गया, तो हो गया 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो S2 मतलब A1 + A2, तो A1 + A2 हो गया 4 × 2 = 8, 8 + 6 2 × 4 4 जाएगा, 8 + 6 हो गया तुम्हारा 14। A1 क्या है 5, तो 5 + A2 बराबर हो गया 14, जिससे A2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी -9। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सिंपल सी चीज है, Sn दे रखा है, an पूछा है, या an दे के Sn पूछ ले, तो n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, बस बात खत्म। A मिल गया तुम्हें, D क्या होता है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला कर दो, D मिल जाएगा, तो A भी मिल गया, D भी मिल गया, सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। ओके ओके ओके। एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एपी का, एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एपी का, हमें दे रखा है mth टर्म इज 1/n, तो mth टर्म इज 1/n, am का फॉर्मूला a + m - 1 × d 1/n बोल दिया, और क्या दिया, और क्या दिया है, nth टर्म इज 1/m, तो an बराबर 1/m दिया है, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, ये 1/m दिया हुआ है। एक ये क्वेश्चन बन गई, एक ये क्वेश्चन बन गई, इसको इसके नीचे लिया है, इस वाली क्वेश्चन को इसके नीचे लिया है, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो a कट गया, तो m - 1 × d - n - 1d, m - 1d - n - 1d 1/n - 1/m कर दिया। d कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, अंदर माइनस करा, या एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके m - n कट गया, तो d की वैल्यू आ गई 1/m। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ऐसे भी आता है pth टर्म इज q, qth टर्म इज p। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, लिख दो फॉर्मूला, एक को नीचे ले आओ, a की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू को वापस से इसमें पुट कर दो, वापस से पुट d बराबर 1/mn जो है, इसको सेकंड में पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई, तो a भी आ गया, d भी आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे a और d के बाद क्या पूछा है, हमसे पूछा है a ऑफ mn, तो a + mn - 1 × d, a क्या है, a है 1/mn, a है 1/mn प्लस mn - 1 × d भी क्या है 1/mn, तो यह गया 1/mn प्लस 1/mn अंदर चला गया, तो mn/mn माइनस 1/mn, ये गया, तो ये आ गया mn/mn 1, तो a ऑफ mn जो है वो 1 आ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दोनों इक्वेशंस को बनाओ, नीचे ले जाके माइनस कर दो, d निकल जाएगा, d को वापस इसमें पुट कर दो, a निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स चैप्टर में सबसे मेन चीज बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा, ये याद है। इस पे एमसीक्यू बनेगा, इससे एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू अननोन साइड वाला सवाल, एक अननोन वाला सवाल बनेगा। क्या हमें दे रखा है कि ये साइड 4 है, पूरी 9 है,
ये साइड 6 है, तो ये बताओ, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया, देखो पूरी 9 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो देखो छोटा अपॉन बड़ा बराबर बना लो छोटा, ये छोटा है x अपॉन बड़ा क्या है 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये अननोन साइड वाला सवाल आएगा, एमसीक्यू में आता है, बीपीटी का अननोन वाला सवाल। बीपीटी का प्रूफ मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा दिया, जो हमने करा था, एक बार देख लो बस, ठीक है, जल्दी देख लो, मैं दिखाता हूं कैसे करा। बीपीटी की स्टेटमेंट दे देगा क्या, कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू बेस, तो प्रूफ करो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सिमिलरली हमने ये लाल वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा था, ऊपर वाले को लिया और लेफ्ट वाले को लिया, दोनों के एरिया लिख के दोनों को डिवाइड कर दिया, एडी अपॉन डी भी आ गया। ये करते थे। सेकंड स्टेप क्या रहता था, सेकंड स्टेप ये रहता था कि ऊपर वाले ट्राइंगल को लिया, पर हम नीचे वाले के केस में राइट वाला ले लिया, और बेस हमने ये माना, ये और ये माने, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले राइट वाले का एरिया लिख के डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने दोनों एरियाज को डिवाइड करा, तो इस वाले केस में दिस अपॉन दिस एरिया आ रहा था एडी अपॉन डीबी, और इस वाले केस में दिस अपॉन दिस वाले का एरिया आ रहा था एई अपॉन ईसी। हमें यही दोनों बराबर करने थे। अगर दोनों बराबर करने हैं तो मेरे को किसी तरह से एलएचएस बराबर करना है। एलएचएस में एक दिख रहा है एडीई, न्यूमरेटर में एडीई, बढ़िया, न्यूमरेटर बराबर है। डिनोमिनेटर कैसे बराबर करेंगे, डीईबी और ट्राइंगल डीईसी को कैसे बराबर करेंगे, डीईबी और डीईसी। तो हमने ये देखा कि भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल के सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। तो मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी बराबर है। तो अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन का एलएचएस बराबर है, सेकेंड वाली इक्वेशन का भी एलएचएस बराबर है, तो दोनों के आरएचएस बराबर होंगे। तो दोनों के आरएचएस क्या कर दिए हमने, बराबर कर दिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, एक बार देख के जाना इस वाले को। ठीक है, चलिए मीडियन वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन वाला सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ध्यान से सुनो। हमें दे रखा है ABC इज सिमिलर टू PQR। हमें बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, और इन बड़े बड़े ट्राइंगल से हमें इन छोटू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। पूरे बड़े वाले दे रखे हैं, पूरे बड़े वाले सिमिलर दिए हैं, छोटू ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, कितने बच्चे आए हुए हैं, 4.5। बॉट तो नहीं है, पोल में तो सही थे यार। चलो ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। बड़े वाले सिमिलर दे रखे हैं, छोटों वालों को सिमिलर करना है। कैसे करेंगे, बड़े वाले अगर सिमिलर दिए हैं, ये वाला और ये वाला सिमिलर दिया है, तो मैंने ये वाले एंगल बराबर कर लिया, A बराबर P कर लिया, और दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस कर लिया, है ना। तो CPST से मैंने एंगल बराबर कर लिए और साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिया। देखो AB अपॉन PQ, AB क्या है, अगर ये CM मीडियन है, अगर ये CM जो है ये मीडियन है, ये अगर मीडियन है, तो पूरा AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM होगा, तो AB की जगह ट्वाइस ऑफ AM। पूरा PQ जो है वो PN का ट्वाइस होगा, तो ट्वाइस ऑफ PN लिख दिया, 2 से 2 कट गया, तो AM अपॉन PN बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR आ गया। तो A बराबर P, एंगल A बराबर एंगल P मिल गया था, और AM अपॉन PN बराबर AC अपॉन PR, AM अपॉन PN बराबर AC अपॉन PR, ये मेरे को यहां से मिल गया। तो देखो एंगल बराबर और अगल बगल वाली साइड्स का रेशियो बराबर, तो कह देंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, प्रूव्ड हो गया। तो बड़े ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से छोटे ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ करा, समझ गए। बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल को कैसे करते हैं, बड़े से छोटे को कैसे करते हैं। बड़े वाले से हमने CPST का यूज करके AB अपॉन PQ, जो भी मीडियन वाली लाइन होती है उसको ट्वाइस ऑफ AM लिख दिया, ट्वाइस ऑफ PN लिख दिया, दो रिलेशन मिल गए, उन दोनों रिलेशन से हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। जैसे सिमिलर हो गया, सेकंड पार्ट कैसे होगा, ये सेकंड पार्ट बस कुछ नहीं, CPST लिख दो। तो ये मीडियन वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मीडियन वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक इस वाले चैप्टर में ये वाला 1-2 नंबर में MCQ आ सकता है। अगर ABC PQR के सिमिलर है
तो ये तो तुम्हें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर होता है, ये तो तुम्हें पता है। यही इक्वल होता है, ये जो रेशो हमने लिखे हैं यही इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर के। तो ये जो रेशो हमें याद है ना, साइड्स का रेशो जो है वो पेरीमीटर का रेशो भी होता है, याद कर लेना, एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो मेरी जान, ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही प्रिकॉशन दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं यहाँ सवाल बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैंने देखा है कि हाँ यार ये सवाल आने के चांसेस होते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री इज अनप्रिडिक्टेबल, इसमें हमारी हर चीज प्रैक्टिस होती है। ठीक है, हम मेन चीज क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस है। क्यों डर लग रहा है, डर मत मेरी जान, डर मत मेरी जान, भैया बॉट्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, उनको भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, उनको हम समझ लेंगे। ठीक है, मेन पहले फॉर्मूले अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पापा बीडी पे हो गया, हाँ बेटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा देखें तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। नीचे से देखें तो कोसेक थीटा हो गया एच अपॉन पी, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, और कॉट थीटा हो गया बी अपॉन पी। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आ गया हमारे। कुछ फॉर्मुलेज याद रखने हैं कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल, टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल। टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल लास्ट पेज में बना लेना, ये टेबल लास्ट पेज पे बना लेना जाते ही। इसमें से एक सवाल आना तय है, इसमें से एक सवाल आना तय है। क्या सवाल है वो, इस तरह का सवाल आना तय है। ठीक है, कुछ नहीं करना, टेबल में से वैल्यू उठाई रख दी, कॉट 45 की वैल्यू उठा के कॉट 45 की वैल्यू रख दी, सेक 60 की वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रख दी, पी की वैल्यू अननोन थी, निकल जाएगी। तो बस जो जो वैल्यूज हैं उठा के पुट कर देना, अननोन वैल्यू निकल जाएगी। तो ये टेबल जो है ये याद होनी चाहिए। टेबल क्या थी, वापस याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस पूरे को उठा के उल्टा कर दिया तो cos थीटा आ गया, tan थीटा होता है 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये टेबल हमें याद रखनी है। स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब पूरी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी पढ़ लो। तो साइन थीटा लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया तो cos थीटा आ जाएगा। tan थीटा क्या होगा, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। बस साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, ये आ गए। फिर उसके बाद आते हैं 3 OG फॉर्मूले। 3 OG फॉर्मूले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल बहुत फेमस सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने तुम्हें भर भर के बताया, चिल्ला के बताया, क्या कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा के। तो अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा p है तो सेक माइनस tan जो है वो 1/p होगा। इस बात को ध्यान रख लो। सिमिलर केस है, सिमिलर के चिल्ला के स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में बताया, सिमिलर होता है कोसेक माइनस कॉट का। तो कोसेक माइनस कॉट थीटा जो होता है वो कोसेक प्लस कॉट के रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। कोसेक माइनस कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक प्लस कॉट। तो अगर एक हमें दे रखा है, अगर p है तो अपोजिट वाला 1/p होगा, बस सिंपल। तो अगर सेक प्लस tan जो है p है तो सेक माइनस tan 1/p होगा। दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके एक चीज मिल जाएगी, cos थीटा मिल गया। तो जैसे ही दो इक्वेशन बन जाए दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके कैलकुलेशन करी, cos थीटा मिल गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन करी, कोसेक थीटा मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही ये वाले दोनों फॉर्मूले याद रखना, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। एक दिया है, दूसरा अपने आप लिखो ऐड कर दो, दूसरा अपने आप लिखो सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना है, नेक्स्ट ये वाला सवाल बहुत फेमस है, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का ही सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस 1 को चेंज करते हैं। पर इस 1 को कैसे चेंज करेंगे, इस 1 को चेंज करने के लिए माइनस वाले होने चाहिए फॉर्मूले, या तो सेक माइनस tan होना चाहिए या कोसेक माइनस कॉट होना चाहिए। साइन प्लस कॉस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, पर यहां तो साइन और कॉस ही है, तो साइन और कॉस को पहले सेक tan में कन्वर्ट कर लो। कैसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1/cos, डिनोमिनेटर में भी साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1/cos हो गया। तो ये पूरी जो बड़ी सी इक्वेशन थी साइन और कॉस में, इसको मैंने सेक और tan में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है 1 को इंटरचेंज करने वाला, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सेक tan या फिर कोसेक कॉट में ही लगेगा।
तो मैंने sec tan में बना दिया। अब इस 1 को लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी जो है ये बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस sec प्लस tan, 1 माइनस sec प्लस tan जो है ये नीचे वाले से कट गया तो बन गया ऊपर सिर्फ tan प्लस sec ही बच गया। और हमें पता है sec और tan जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sec माइनस tan के, sec प्लस tan 1 अपॉन sec माइनस tan के रेसिप्रोकल होता है, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि इस 1 को चेंज करते हैं, पर 1 को जब ही चेंज करना जब या तो sec माइनस tan दिया हो या cosec माइनस cot दिया हो। अगर नहीं दिया हुआ तो उसको पहले बना लिया मैंने, एक बार मैंने tan माइनस sec कैसे बना लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया cos थीटा से, ठीक है, ठीक है जी। चलिए हर चीज जल्दी जल्दी मैं बस तुम्हें रिकैप करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है बहुत आसान, वेरी इंपॉर्टेंट, है बहुत आसान, है बहुत आसान, देखने को मिल सकता है, ध्यान से देखना। tan cot दे रखा है और यहाँ पे sec cosec है, कुछ नहीं करना, tan को sin अपॉन cos कर दिया, cot को cos अपॉन sin कर दिया, सब में ऐसे ही चेंज कर दिया, cot को cos अपॉन sin, tan को sin अपॉन cos। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, भर गया। यहां पे बन रहा था साइन माइनस कॉस, यहां बन रहा था कॉस माइनस साइन, तो इसका माइनस बाहर ले लिया, तो दोनों तरफ साइन माइनस कॉस बन गया। ये साइन माइनस कॉस को बाहर ले लिया कॉमन, तो ये बन गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब बन गया, अंदर एलसीएम लेके ए क्यू माइनस बी क्यूब बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब हमने यहाँ लगा दिया है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी कट गया तो ये बच गया। पर हमें ये कोई चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो 1 प्लस सेक प्लस कोसेक चाहिए, यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, तो इसको डिनोमिनेटर को दोनों में अलग अलग ले लो, ये साइन इंटू कॉस जो है अलग अलग ले लिया दोनों में, और यहाँ पे प्लस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों न्यूमरेटर में अलग अलग ले लिया, 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस जो होता है ये इंटू है, 1 अपॉन कोसेक जो होता है सेक प्लस ये कट 1, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो सवाल बहुत आसान है, रिकॉर्डेड नहीं है मेरी जान, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसके बाद तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, हर चीज तुम एक बार देख लेना, ये पूरा जो भी लिख रहा हूं मैं इस पे बोर्ड पे, वो सारा एक पीडीएफ बना के तुम्हें भेज दूंगा मैं, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, बस पॉइंट क्या है हमें समझ में आना चाहिए। tan cot को sin cos में कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पे cos माइनस साइन था, यहाँ sin माइनस cos था, तो cos माइनस साइन को हमने इंटरचेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया तो बाहर माइनस बन जाएगा, पहले बाहर प्लस था पर बाहर माइनस बन गया, साइन माइनस कॉस बाहर ले लिया, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, आंसर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें याद होना चाहिए। एक पूछ रहा है भैया ये कौन सा चैप्टर है, गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट चैप्टर अपना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे सवाल करे थे, 2 सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इन चैप्टर्स, इन सारे मैथमेटिक्स में क्या है, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, कोई भी सवाल आ सकते हैं। यहां पे मैं वो करवा रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल सवाल हैं। वैसे हमने 10 दिन जो प्रैक्टिस करी है, सवाल वहीं से सारे देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। देखो एक सवाल जो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला सन एल्टीट्यूड वाला, ये सन एल्टीट्यूड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सन एल्टीट्यूड क्या होता है, मान लो एक ये पोल है और ये मान लो ये शेडो है, तो सन अगर यहां है तो सन का एल्टीट्यूड ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा, तो ये थीटा जो है सन एल्टीट्यूड है। अगर सन एल्टीट्यूड सन एलिवेशन लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। बोला जा रहा है वर्टिकल पोल जो है 10 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है और लेंथ 5 मीटर की है ग्राउंड पे, तो एक पोल है 10 मीटर का, 5 मीटर का शेडो बनाता है। सेम टाइम पे एक और पोल है जो कि 12.5 मीटर की शेडो बनाती है। तो हमसे पूछा इस पोल की हाइट क्या होगी। देखो सेम टाइम का मतलब थीटा सेम, तो यहां से जो थीटा निकला tan थीटा, वही थीटा यहां पे यूज कर लेना, वही tan थीटा यहां यूज कर लेना, h की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम टाइम का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, ठीक है, सेम टाइम का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम। तो अगर एक पोल 10 का था और 5 मीटर की शेडो बना रहा था, तो उस समय जो थीटा होगा दूसरे पोल के टाइम पे भी थीटा वो सेम ही होगा,
बस यहाँ का टेन थीटा यूज करके यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है जी। और एक सवाल जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दो पोल और उसके बीच में एक पॉइंट, है ना। तो बोला जा रहा है दो पोल हैं इक्वल हाइट के, और एक पॉइंट से एक बंदा एक पोल को 30 डिग्री एलिवेशन पे देख रहा है, और इसी पॉइंट से दूसरा ये वाला बंदा जो है इस वाले पोल को 60 डिग्री एलिवेशन से देख रहा है ना। दो पोल हैं, बीच में एक बंदा खड़ा है, इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, इसका 60। तो हमसे पूछा कितनी दूर खड़ा हुआ है, तो इसको x मान लिया, इसको 100 माइनस x मान लिया। इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई अलग से, इस वाले ट्राइंगल को अलग से बनाया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, h की वैल्यू आ गई। साइड वाले ट्राइंगल में जो ट्राइंगल देखो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ट्राइंगल देखा ट्रिग्नोमेट्री लगाई, x की वैल्यू आ गई। तो हमें पूछा था कहां पे बंदा खड़ा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट वाले पोल से x डिस्टेंस, x की वैल्यू क्या है 25, तो लेफ्ट वाले पोल से 25 मीटर खड़ा है, और राइट वाले पोल से 100 माइनस 25 मतलब 75 मीटर दूर खड़ा है। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि ही स्टैंडिंग 25 मीटर फ्रॉम लेफ्ट पोल and 75 meter from right pole in the line joining of both the poles, तो इस तरह का सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस दोनों ट्राइंगल को उठाओ, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल फाइंड करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेन चीज है बस ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को याद कर लो, उसके बाद तो तुम्हें हर एक चीज पता ही है। मेन चीज है ये फॉर्मूले, इसके बाद तो जो ये फॉर्मूले याद है ना सारे, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो जल्दी। मेन चीज है सारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आ जाने चाहिए। ठीक है, बस इसके बाद क्या था, ये इसके जो मोस्ट फेमस सवाल हैं जो सीबीएसई पूछता है, एक तो है स्कूप्ड वाला सवाल कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से ये कोन स्कूप करके निकाल लिया, कोन को ऐसे जैसे आइसक्रीम स्कूप करके निकालते हैं, कोन को स्कूप करके निकाल लिया, और हमसे पूछ लिया बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कहां छू सकते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं सिलेंडर के, तो CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस नीचे के बेस को छू सकते हैं सर्कल को, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस छू सकते हैं। ऊपर से तो खोखला हो गया ना क्योंकि ये हटा दिया, तो ये तो एक तरह से ये ऐसा बन गया है, ये तो एक तरह से ऐसा बन गया है, तो ऊपर से तो खोखला है, ऊपर नहीं छू सकते सर्कल को। ऊपर क्या छू सकते हैं, ऊपर हम इस वाले पार्ट को छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को। तो जहां छू सकते हैं वही होता है सरफेस एरिया मतलब कहां छू सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, अभी सर्कल्स भी आएगा, सब आएगा, मैं आगे बता रहा हूं ना, पढ़ तो ले, नहीं उड़ाया मैंने चैप्टर, बीच में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिख दिया, अभी आगे आएगा सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहां छू सकते थे, कर्व सरफेस एरिया को छू सकते थे, वो लिख दिया, बेस को छू सकते थे, वो लिख दिया, और इसको छू सकते थे, ये जो कोनिकल कैविटी है, इसको छू सकते थे, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दिया। एक है शेडेड एरिया, शेडेड रीजन वाला एरिया, शेडेड वाला कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया हटा दिया, है ना, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट का एरिया हटा दिया। क्वाड्रेंट अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट का ये 90 डिग्री, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यही रेडियस और यही स्क्वायर का रेडियस, स्क्वायर का एरिया भी आर स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि मान लो ये आर साइड है तो यही हो गया स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, अब बात करें अगर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले सेक्टर का फॉर्मूला, मान लो एक सर्कल है और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो सेक्टर का एरिया होता है ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद है, ये है माइनर सेक्टर का एरिया। मेजर का कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल में से माइनस कर दो माइनर का, ये मेजर है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का सेक्टर हटा दिया, माइनर सेक्टर का एरिया हटा दिया तो मेजर का निकल जाएगा। दूसरी बात है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है, मान लो एक सेंटर है और मान लो ये लेंथ L है ना, ये एंगल थीटा है, तो हम ये ए बी आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ जो होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होती है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, याद है हमें। इसके बाद सेगमेंट का फॉर्मूला, सेगमेंट कैसे निकालते थे, सेगमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, और ये मान लो थीटा एंगल है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पूरे सेक्टर में से इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो क्या कर दिया हमने, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दिया ट्राइंगल का एरिया,
ठीक है ना। तो पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है पिज्जा की स्लाइस, ये पिज्जा की स्लाइस सेक्टर है, पूरे में से ये ट्राइंगल अगर हम हटा दें, ये ट्राइंगल अगर हम हटा दें तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। इसका सबसे फेमस सवाल जो है, इसका सबसे फेमस सवाल जो है वो है ये एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक। ठीक है, कि एरिया कितना स्वेप्ट कर रही है ये क्लॉक। मान लो एक क्लॉक है, मान लो एक क्लॉक है जो कि 5 से लेके 40 तक जा रही है, 5 से लेके 40 तक जा रही है। तो ये एरिया हमें निकालना है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर पता है, पाई पता है, 360 पता है, थीटा नहीं पता कि भाई ये इतनी देर में कितना थीटा करेगी। तो अगर एक मिनट हैंड है, एक मिनट हैंड है, याद कर लो, याद कर लो। मान लो एक मिनट हैंड है, मिनट वाली हैंड है। मान लो वो 12 पे है और वो 3 तक जा रही है ना। या मान लो वो 4 तक जा रही है, 4 तक जा रही है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड है, ये हमें थीटा निकालना है फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, बात एक ही होती है, आर में अलग हो जाता है। हमें पता नहीं है यहां से यहां तक कितना थीटा डिग्री घुमा होगा, यहां से यहां तक कितना थीटा डिग्री घुमा होगा। भाई मिनट हैंड जो होती है वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से लेके 60 मिनट, 60 मिनट में पूरा 360 घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 घूम जाएगी। हमें कितने का चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 12 से लेके 4 मतलब 20 मिनट का। 20 मिनट में कितनी घूम जाएगी, 20 मिनट में घूम जाएगी 20 इंटू 360/60। तो 20 में इतना डिग्री घूम जाएगी। ये गया 6 6 36, 12 6 12 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ये थीटा जो है 120 आ गया। बस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा दो, ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल निकाल लेते हैं, कितना एंगल ये चली है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में यही वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तुम्हारे चैप्टर कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस अगर एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका फेमस क्वेश्चन क्या है, इसका फेमस क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है P x, y, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 2,1 एंड दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B 3,2। इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, PA बराबर PB करा, है ना। PA बराबर PB में PA डिस्टेंस लिखा डिस्टेंस फार्मूला से, PB डिस्टेंस लिखा डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। ये बहुत फेमस सवाल है, 1-2 नंबर में आता है। फिर बात करें अगर हम सेक्शन फार्मूला की, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, x1 y1 x2 y2, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, x1 y1 x2 y2, तो ये जो पॉइंट P है जो कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ये P कैसे लिखते हैं हम, ये P कैसे लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है P पॉइंट, ये होता है हमारा P पॉइंट, ये होता है हमारा P पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एक और होता है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक और होता है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है B x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब 1:1 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, दोनों x को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर का एक बहुत फेमस सवाल, इस चैप्टर का एक बहुत फेमस सवाल, ठीक है। वैसे तो मैं फिर बोल रहा हूं 10 दिन में हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, पर इस चैप्टर का एक बहुत फेमस सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि एक पैरेललोग्राम दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, हमें एक वर्टेक्स निकालनी है। तो एक पैरेललोग्राम की अननोन वर्टेक्स निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल साठ तरीका क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि इस दोनों का AC पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा M, तो मैंने क्या करा, AC का जो मिड पॉइंट होगा M वही होगा BD का मिड पॉइंट, वही होगा BD का पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट M की वैल्यू आ गई 3,3। भाई C भी पता है, A भी पता है, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के M आ गया। उसी M को यूज कर लिया मैंने इसके मिड पॉइंट में, तो यही M जो है वो इसका मिड पॉइंट लिखा। तो इसका पॉइंट होगा 6 प्लस x और इसका y होगा 7 प्लस y/2। तो इससे जो मिड पॉइंट निकला उसको, इससे जो मिड पॉइंट निकला उससे कंपेयर कर दिया। भाई इससे मिड पॉइंट निकला तो 3,3
और इससे मिड पॉइंट निकला ये, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, एक्स को एक्स से कंपेयर, वाई को वाई के कंपेयर कर दिया, तो एक्स को एस से कंपेयर करा तो एक्स की वैल्यू 0, वाई को वाई से कंपेयर करा, वाई की वैल्यू -1। तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वल होंगे। तो इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट m आया और इस वाले डायगोनल से जो मिड पॉइंट निकाला m, वो दोनों m को मैंने कंपेयर कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना सर्कल्स। सर्कल्स की दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, सर्कल्स की दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होती है, पहला कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, पहला। दूसरा, एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाती हैं, एक तो उनकी लेंथ बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी होता है, और ये सेंटर है अगर और ये हीरो लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। एंगल बिटवीन रेडियस भी बाइसेक्ट होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये और ये रेडियस बराबर होगा। ये हमें थ्योरम याद होनी चाहिए। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है। थ्योरम प्रूफ कैसे होगी, थ्योरम प्रूफ कैसे होगी, हमें प्रूफ करना है पी ए बराबर पी बी। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे पी ए बराबर पी बी? सिंपल है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। क्या कर देते थे, कॉन्ग्रुएंट कर देते थे, है ना। ये 90 90 तो राइट एंगल, है ना, है ना, है ना। ये ओपी बराबर ओपी कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया और आर बराबर आर साइड हो गया। तो आरएचएस से मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, आरएचएस से मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो पीए बराबर पीबी आ गया। ठीक है, चलिए इसके 3 फेमस सवाल वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। 3 फेमस सवाल जिनमें से एक सवाल आना तय है, देखना। दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू बनाए हुए हैं, ठीक है, टीपी और टीक्यू बनाए हुए हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल पीटीक्यू, ये वाला एंगल जो है वो ट्वाइस है इस वाले एंगल के, है ना। तो इस वाले सवाल को करने का सिंपल सा तरीका है, पहला है कि भाई देखो टीपी बराबर टीक्यू है, अगर इस तरह का ट्राइंगल बनता हुआ दिख जाए ना, इस तरह का ट्राइंगल बनता हुआ दिख जाए, तो ये साइड इसके बराबर, तो ये एक्स इसके बराबर, ये एक्स इसके बराबर, तो दोनों एक्स हो गए। अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो PTQ प्लस 2 टाइम्स एक्स, PTQ प्लस एक्स जो है ये 180 होगा, ये 180 होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो मेरे को PTQ चाहिए था, वो तो मिल गया। x को एलिमिनेट करना है। क्या मैं x को इस x को 90 माइनस OPQ लिख सकता हूं। देखो पूरा 90 है, तो 90 में से अगर मैं ये OPQ हटा दूं, तो x मिल जाएगा। 90 में से OPQ हटा दिया, x मिल गया, तो x की जगह लिख दिया 90 माइनस OPQ, सॉल्व करा, जो लाना था वो मिल गया। पहला स्टेप था, रट लो इस क्वेश्चन को, तो रट लो, बिल्कुल क्वेश्चन को रट लो। अगर अभी तक भी समझ नहीं आया, रट लो। क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, इस ट्राइंगल में लगाते हैं और x की जगह लिख लेते हैं, x की जगह क्या लिख लेते हैं, 90 माइनस OPQ। तो 90 में से OPQ हटा दिया, ये x है, बस x की जगह 90 माइनस OPQ लिख दिया। सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह 90 माइनस OPQ लगा दो। नेक्स्ट सवाल इसमें से जो बहुत फेमस है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर है। देखो हमें दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, ये L M के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, DFE बराबर 90, तो ये एंगल जो है 90 प्रूफ करना है, ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट, तो टेंजेंट के बीच में ये हीरो लाइन है, तो ये x, ये भी x। फिर से एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट और ये हीरो लाइन है, तो ये y और ये y भी बराबर, समझ गए। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने क्या करा, एंगल बिटवीन टेंजेंट इक्वल। अब लास्ट स्टेप क्या होता है इस वाले सवाल का, लास्ट स्टेप ये होता है कि हम इस वाले ट्राइंगल को उठाएंगे, उसमें, है ना। लास्ट स्टेप क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल 180, पर x और y का जो सम है वो तो 190 कर दिया हमने। कैसे कर दिया 90? देखो वापस से जल्दबाजी में ऐसा ना हो, समझ ही ना है। देखो ध्यान से देखो, ये x ठीक है, ये y यहां तक ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बराबर होते हैं।
एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बराबर, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बराबर। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। तो ये पूरा है 2x, ये पूरा है 2y, तो 2x प्लस 2y का सम 180 हो गया, को इंटीरियर है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 2x और ये 2y, तो 2x और 2y का सम 180, यहां से x प्लस वाई 90 आ गया। फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, x प्लस वाई की जगह 90 रख दिया, तो DFE बराबर 90 आ गया, DFE बराबर 90 आ गया। भैया जल्दी करो इससे जल्दी क्या करूं? ठीक है भैया, PDF मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मेरी जान, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बस 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 होने वाला है, बस होने वाला है। सर्कल्स का एक ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक 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 इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से याद दिला रहा हूं, वापस से याद दिला रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची, PA और PB, है ना, PA और PB दो टेंजेंट खींची। ये OP लाइन है, हीरो लाइन, और ये AB है कॉर्ड, ये AB है कॉर्ड। तो ये जो OP लाइन होती है ना, ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ये याद होना चाहिए हमें। ये लाइन जो है ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ये प्रूफ भी मैंने करवाया था स्टेज 1 में, तो वही हमने यूज करा। हमें दिया हुआ था ये पूरा 8 है, अगर ये पूरा 8 है तो इतना 4 और इतना भी 4, तो ये 4 हो गया, और ये 90 डिग्री है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस छोटू वाले ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई। तो इस छोटू वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, tan थीटा निकल गया 4/3 छोटू वाले ट्राइंगल में। फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई। इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमने देखा थीटा ही है, तो जो यहाँ थीटा है वो यहाँ थीटा है, तो यहाँ से जो tan थीटा निकला था वही tan थीटा हमने ये यूज करा, तो ये L निकल गई। ये जो L साइड हमें चाहिए थी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो tan थीटा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने L निकाल लिया। तो इस तरह का सवाल आ जाए, डरना मत, ये सवाल भी आ सकता है, ये सवाल आ जाए तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये रहा बड़ा वाला ट्राइंगल, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है, तो यहाँ से जो tan थीटा आया वो tan थीटा हमने यहाँ यूज कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L की वैल्यू आ गई। इजी पीजी, इजी पीजी। सर्कल्स के ये 3 सवाल में से एक सवाल आना तय है। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अगर अनग्रुप्ड डेटा है, ये आज ही पढ़ा है हमने, ये आज ही पढ़ा है हमने। अगर अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड मतलब ऐसे ही फैला हुआ डेटा है, मीन क्या होता है, सबका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबका सम करा, अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सम अपॉन टोटल, तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया मीन। मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कर दो, इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया तो जो मिडल टर्म होगी, जो मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म वही मीडियन होगी, तो 7 और 8 इज द मीडियन। मीन हो गया सम अपॉन n, मीडियन हो गया असेंडिंग में करने के बाद मिडल टर्म, और जो मोड होता है वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जैसे मान लो हमसे, जैसे मान लो हमारे सामने 2 6 8 2 4 2 9 8 ऐसे आ जाए और बोले मोड बताओ, तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2 2 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 इज द मोड। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, वो मोड होता है हमारा। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो स्टैटिस्टिक्स के तो हमें फॉर्मूले भी याद है। मीन का फॉर्मूला याद है, मीन के 3 तरीके होते हैं। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई करो, एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक स्टेप बढ़ जाता है, एक्स आई के बाद डी आई निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, एफ आई की डी आई से दोस्ती, एक्स बार लगा दिया, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, फिर यू आई भी निकाला, और एफ आई की दोस्ती यू आई से करी, फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू एल। तो इसके बहुत सारे सवाल करे थे, अभी सारे सवाल हमारे करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज कर दिया। फॉर्मूला याद कर लो बस तीनों तरीके के, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? मीडियन का फॉर्मूला याद है किसी को? मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। बस एक चीज याद रखना, जो सी एफ लो ना, जो सी एफ लो वो मीडियन क्लास के, भाई मीडियन क्लास का ही एल लेंगे, मीडियन क्लास का ही एफ लेंगे, पर सी एफ ये नहीं लेंगे, सी एफ इसके ऊपर वाला लेंगे।
बस ये याद रखना, बच्चे CF में दिक्कत देते हैं, ठीक है। CF जो होता है वो मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है, क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। देन आता है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस रहते हैं वो है ये, बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 वेडनेसडे आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। लीप ईयर मतलब 367 दिन। लीप ईयर दिया ना तो 367 दिन, तो 367 को हमने 7 से डिवाइड करा पहले, जिससे हमें हफ्ते पता चल जाए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 367 को 7 से डिवाइड, तो 7 5 जा, इसको थोड़ा कम कर दें, 7 5 जा, तो 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर। मतलब कि 52 वीक्स तो कंफर्म्ड है, 52 वीक्स कंफर्म्ड है। और अगर 52 वीक है तो हर वीक में एक एक वेडनेसडे आएगा, तो 52 वेडनेसडे कंफर्म्ड है। तो हमें कितने चाहिए थे, हमें 53 चाहिए थे। 53 में से 52 तो कंफर्म हो गए भाई, जितने हफ्ते उतने वेडनेसडे, तो 52 वेडनेसडे तो हमारे कंफर्म हो गए, 52 वेडनेसडे तो हमारे कंफर्म हो गए मेरी जान, 52 वेडनेसडे तो हमारे कंफर्म हो गए। अब क्या बचा है, आखिरी के 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन रिमेनिंग है, ये 2 दिन रिमेनिंग है हमारे। अगर हमारे पास 2 दिन रिमेनिंग है, तो आखिरी के भाई 52 हफ्ते बीत गए, 52 वीक्स है, 52 हफ्ते बीत गए। 52 हफ्तों के बाद 2 दिन बचे। अब ये आखिरी के 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या है। आखिरी के 2 दिन में या तो सैटरडे संडे आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव आएगा, सैटरडे संडे, या संडे मंडे आ जाए, या मंडे ट्यूसडे आ जाए, या ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, या वेडनेसडे थर्सडे आ जाए, या थर्सडे फ्राइडे आ जाए, या फिर सैटरडे संडे तो लिख ही दिया, थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे आ जाए। ये सारे पॉसिबल हैं। और मेरे काम के कौन से हैं, मतलब माय फेवरेबल कौन सा है, मेरे काम का कौन सा है, मेरे काम का है क्या आ जाए, वेडनेसडे आ जाए। तो वेडनेसडे कितनों में आ रहे हैं, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो 2 में वेडनेसडे आ रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मेरे काम के हैं 2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी, 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा 60 रूल ये है, चाहे लीप ईयर दे दे या नॉन लीप ईयर दे दे, नॉन लीप ईयर दे दे तो 365 दिन होंगे। सिंपल 60 रूल ये है, पहले निकाल लो कितने हफ्ते कंफर्म्ड है। तो मैंने देखा 52 हफ्ते कंफर्म्ड है। कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए, 2 दिन बच गए। अगर 2 दिन बच गए तो इन 2 दिन में क्या क्या हो सकता है सब लिख दिया। तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं, पर मेरे काम की कितनी है, सिर्फ 2 है, तो 2/7 इज दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरी जान। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक याद कर लो। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, तो वो होता है E अपॉन S। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, बताओ विच वन इज प्रोबेबिलिटी, जैसे 0.3, 1/2, C आ जाएगा 0.4 और D आ जाएगा 3.2। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी, एक ही हो गया मान लो ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस तरह का एमसीक्यू बन जाता है, इस तरह में एमसीक्यू बन जाता है इस वाले फॉर्मूले से। और दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो होता है वो 1 होता है। E प्लस नॉट ई 1 है, मतलब कि अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है, मान लो 1/3 और तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पूछ ले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, सक्सेस का 1/3, फेलियर होता है सक्सेस का उल्टा। नॉट भाई ई और नॉट ई, तो सक्सेस है और नॉट ई मतलब नॉट सक्सेस मतलब फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा वो होगा 1 - 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो इस तरह का सवाल भी इस वाले से एमसीक्यू बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस नॉट ई 1 के बराबर होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो अगर सक्सेस की 1/3 है तो नॉट सक्सेस मतलब फेलियर की क्या होगी, फॉर्मूले में लगा दो 1 - 1/3 कर दो आंसर। तो यहां से भी हमारा एमसीक्यू बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू इन दोनों तरीके से बनते हैं, या तो इसमें से बनता है या इसमें से बनता है। ये हमारा यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी समाप्त होता है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1 घंटा 15 मिनट का भी अभी गए हैं, ठीक है। इसी के साथ आज के इस रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। ये फाइल मैंने सेव कर दी, फाइल सेव करके मैं इसकी पीडीएफ बना रहा हूं, मैं सामने सामने बना रहा हूं तुम्हारे, जिससे याद रहे मुझे, है ना। इसको रख देते हैं फाइनल रिवीजन के नाम से, फाइनल रिवीजन के नाम से मैंने सेव कर दिया पीपीटी, ठीक है, ठीक है मेरी जान। अब सुन मेरी बात, 5 मिनट, बस 5 मिनट, फिर जाइयो, बस 5 मिनट फिर चला जाइयो। सुन, ये पीपीटी तेरे को दे दिया, ठीक है, ये पीपीटी तेरे को दे दिया, इस पीपीटी को डाउनलोड कर लियो, टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे ड्राइव के भी 2-3 लिंक दे दूंगा, जिससे डाउनलोड हो जाए, आसानी से डाउनलोड कर लियो, ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं अभी डलवा देता हूँ निमित से कह के, या 2 सेकंड लगेंगे, अभी डाल दूंगा 5 मिनट बाद। अब सुन ले मेरी बात, सुन ले, बहुत ध्यान से सुन ले, मैं 2-3 चीजें बोलूंगा इंपॉर्टेंट, लास्ट 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। कौन से सेक्शन से शुरू करना है, कौन से सेक्शन से शुरू करना है, सबसे पहली चीज होती है कौन से सेक्शन से पेपर शुरू करो, कौन से सेक्शन से पेपर शुरू करो। तो देखो मेरी जान, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने भाई सैंपल पेपर किसी सेक्शन से शुरू करे और तुम्हें सही लग रहा है, तो उससे करना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कैसा करना है। वरना अगर नहीं पता तो क्या करना ना, पहले मैक्सिमम मार्क्स वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, इस तरह से आगे बढ़ना, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम मार्क्स वाला कर लेना, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स वाला कर लिया, मैक्सिमम मार्क्स के बाद उससे कम वाला मार्क्स वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। इससे क्या होगा, मान लो 1% तुम्हारा आखिरी में टाइम कम बचा, तो तुम्हारे बस 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन ही छूटेंगे, कम वेटेज वाले क्वेश्चन ही छूटेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज वाला करना, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे तुमने पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, वैसे कर सकते हो। मेरा जो सजेशन रहता है वो ये रहता है कि इस तरह से करना है। दूसरी चीज क्या क्या याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है, सिल्ली मिस्टेक के लिए सबसे पहली चीज जो कल भी चिल्ला चिल्ला के बताइए, कैलकुलेशन को आराम से करना, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन को करना। ये मत सोचना कि मैं जल्दबाजी में करूंगा। गोल इज नॉट टू सॉल्व द पेपर फास्ट, गोल इज टू सॉल्व द पेपर करेक्टली, पेपर करेक्टली सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन हमें आराम आराम से बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना, बच्चों की तरह हमें कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन को पूरा रीड करना, क्वेश्चन को पूरा आराम से रीड करना, आराम से रीड करना, आराम से रीड, पूरा रीड करना, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के मत करना क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाले पेज को रफ पेज लिख के काट देना, लास्ट वाला पेज है उसके ऊपर रफ पेज लिख दिया और एक कांटा मार दिया, और उसी पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लिख दी, उसी पे फॉर्मूले लिख दिए, सारा कैलकुलेशन इस पे तुम कर सकते हो। कैलकुलेशन आराम से करना, क्वेश्चन को पूरा बहुत आराम से, अब चिल होके पेपर देने जाना है, बहुत आराम से चिल होके पेपर देने जाना है। ये पीडीएफ दे दूंगा, इस पीडीएफ को आराम से एक बार बैठ के, अभी नहीं, थोड़ा 1-2 घंटे बाद अपना फ्रेश हो जाओ, 1-2 घंटे बाद इस पीडीएफ को एक बार ऊपर से देख लेना कि हाँ यार सारी चीजें हैं जो मेरे को आती हैं, सारे फॉर्मूले जो मेरे को आते हैं। पेपर दे के आना है, और पेपर दे के आने के बाद देखो, पेपर देने जाना, किसी से बात नहीं करनी है, तुरंत जाओ, जाके सीट पे बैठो, जाके पेपर दो। पेपर देके आने के बाद, मैंने रात को भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा आगे का जीवन कैसा होगा। सामने तेरे सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है, मेरा आईआईटी नहीं हो पाया था, उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ जीवन में अचीव करा है, उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ जीवन में अचीव करा है। आई एम वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स, ठीक है। मैं तेरे को ये ऐसे चौड़ दिखाने के लिए नहीं, मैं तेरे को प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तेरी आगे जीवन क्या होगा, ठीक है। अच्छा जाए, मैं तो कहूंगा मेरे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, भगवान करे बहुत आसान सेट आए तुम्हारे, बहुत आसान पेपर आए। पर किसी कारणवश 1% अगर पेपर मान लो अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से मेहनत पूरी हुई थी ना, तुम्हारी तरफ से मेहनत पूरी हुई थी ना, ये काम आएगी। मैंने आईआईटी नहीं निकाला, ऐसा नहीं उससे मैं फेल हो गया, आईआईटी में तो फेलियर मिला, आईआईटी में तो फेलियर मिला, पर उसके लिए जो मैंने दिन रात बैठ के 11वीं 12वीं में रगड़ा था, दिन रात बैठ के जो पढ़ा था, वो जो मेहनत करी थी, वो मेहनत मेरे को काम आई। मेरे को वो सवाल काम नहीं आए, जब 10वीं में तुम सवाल करोगे वो काम नहीं आएंगे। जो तुम मेहनत करी है, तुमने 10 दिन मेरे साथ बैठ के मेहनत करी है, रात को सुबह 4 बजे उठ के तुम मेरे मेहनत करी है। कुछ बच्चे मेरी तरह पूरी रात सोए भी नहीं होंगे, है ना, मेरे को पता है, मैंने बोला था, पर जब भी मेरे को पता है कुछ बच्चे रात को नहीं सोए होंगे। तो जो मेहनत है ये काम आएगी मेरी जान, ये सवाल कहीं काम नहीं आने वाले जीवन में, अनलेस एंड अनटिल तुम इसी सवाल के ऊपर कोई मैथ्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने जो 11वीं 12वीं में मेहनत करी थी, रगड़ा था, अनबर्बाद बुक आने वाली है आज शाम को, याद है ना, तो अनबर्बाद में मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। पॉइंट इज वो मेहनत काम आई है मेरे को। तो तुम्हें भी ये जो तुमने मेहनत करी मेरी जान, वो मेहनत काम आएगी जीवन में।
तो पेपर देके आना, पेपर देके आने के बाद कहना वाह यार पेपर खत्म, आईटी तो ठीक है अभी टाइम है काफी, पेपर देके आओ सुकून में, टेंशन फ्री बाहर निकलना है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से मेहनत पूरी हुई थी, कर्म मैंने पूरा करा, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, फल देना ऊपर वाले के हाथ में। मेरी तरफ से कर्म 100% हुआ था, बात खत्म, बात खत्म मेरी जान, मेरी तरफ से 100% हुआ था, मैंने अपना 100% दिया। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा मेरे को स्वीकार है, मेरे को एक्सेप्टेबल है, बात खत्म। घर पे आना, जिस भी टीचर से तुम पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो, कोई और चैप्टर किसी और टीचर से पढ़े हो, कोई और चैप्टर किसी और से, उस टीचर को जाके थैंक यू बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ट्यूशन का टीचर है, स्कूल का टीचर है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के बोलना, थैंक यू सर आपने मेरे को पूरे साल पढ़ाया, थैंक यू सर हमने बहुत मेहनत करी, अब जो भी रिजल्ट आएगा मेरे को स्वीकार है, मैं खुश हूं, जो भी रिजल्ट आएगा मेरे को स्वीकार है सर, मैं खुश हूं। ठीक है, ठीक है मेरी जान। तो पॉइंट इज अच्छे से जाओ, जोश के साथ जाओ, जोश के साथ जाओ, जोश के साथ जाओ, 100/100 फोड़ने का पूरे माइंडसेट रखना है, 100/100 इन मैथ्स लेके आना है, इस पूरे माइंडसेट के साथ जाओ। पर 1% ना हो, 1% ना हो, 1% ना हो मेरी जान, तो जब भी मेरा प्यारा बच्चा और मेरा प्यारा बच्चा ही रहेगा। ठीक है, 1% अगर ना हो, ऐसा नहीं है हमारा तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं मेरी जान, नहीं मेरी जान, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए 100/100 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 100/100 इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्या तू मेरे साथ 10 दिन बना रहेगा और मेहनत करेगा, और वो तूने करी, वो तूने पास कर ली, तू मेरे लिए जीत चुका है, तू मेरे लिए जीत चुका है। मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरा एग्जाम कैसा जा रहा है, तू शोभित भैया के लिए जीत चुका है, तू मेरी जान मेरे लिए जीत चुका है, तू मेरा प्यारा बच्चा है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे साथ 10 दिन मेहनत कर ली थी, मेरा गोल था तेरे को मेहनत करना सिखाना, और तूने मेहनत करनी सीख ली, तू जीत चुका है। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे कितने नंबर आए, तेरे 100 आए, तेरे 50 आए, तेरे 60 आए, तेरे 70 आए, नहीं फर्क पड़ता, तू मेरा बच्चा है क्योंकि तूने मेहनत करनी सीख ली। ठीक है मेरी जान, बस जोश के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ चीजों को रिवाइज करके पेपर देके आएंगे, जो भी आएगा एक्सेप्ट करेंगे, आके अपन शाम को बैठ के लॉन्च देखेंगे। शाम को बुक भी तो आ रही है, बुक भी तो लॉन्च देखना है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ओके ओके। मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे कितने नंबर आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तूने मेहनत करी थी, तूने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। मैं चाह रहा था हर एक बच्चा अपना 100% दे, हर एक बच्चे ने 100% दिया। 10-10 दिन बैठ के हमने 7-7 5-5 घंटे पढ़ाई करी। अरे कम नहीं होती है, कम नहीं होती, लोग रोज आए, लोग रोज आए। लोगों को जाके बोलोगे ना 10 दिन मैथ्स की तैयारी करी थी, भर भर के तैयारी करी थी, लोग रोज आएंगे। तूने वो करा, तू मेरे लिए जीत चुका है, मेरे लिए तेरा एग्जाम पास है, मेरे लिए तू जीत चुका है। यू आर विनर ऑफ द गेम। बस मेरे को नहीं चाहिए 100/100, मुझे नहीं चाहिए 100/100, नहीं चाहिए यार, क्या करूंगा 100/100 का। तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तूने मेहनत करी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, पेपर देके आओ, ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेष। भगवान जी, जिस भी भगवान को मानते हो आप, जो भी रिलीजन को मानते हो, हाथ जोड़ के एक बार, है ना, बड़ों के आशीर्वाद लेके, मम्मी पापा के एक बार पैर छू के, जो भी लड़के हैं पैर छू के अपने जाना। ठीक है, लड़कियां पैर नहीं छूती हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ जैसा भी है, तो पैर छू के जाना है, पैर छू के जाके पापा मम्मी का आशीर्वाद, घर में जो भी बड़े उनका आशीर्वाद लेके हमें जाना है, पेपर देके आना है। ठीक है, जिन भी भगवान को हम मानते हैं उस भगवान को याद करके पेपर को लिखना है। पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है मेरी जान। भैया कौन से स्कूल में आओगे? मैं ऐसे लोकेशन नहीं रिवील करूंगा तुम्हें, मैं सिटी नहीं बताऊंगा, जो बच्चे हैं वो पहचान जाएंगे अपने आप। पैसिफिक मॉल के सामने एक स्कॉलर स्कूल है, पैसिफिक मॉल, अब मैं एरिया नहीं बताऊंगा कौन सा, जो भी है वो समझ जाएंगे। पैसिफिक मॉल है, पैसिफिक मॉल के सामने एक स्कूल है स्कॉलर, मेरे को ये पता चला है वहाँ पे 2-3 स्कूल के सेंटर लगे हुए हैं, तो उस स्कॉलर वाले स्कूल में मैं जाऊंगा। स्कॉलर है, स्कॉलर्स है, या जो भी स्कूल है, पैसिफिक मॉल के सामने है। अब वो कहाँ है, क्या है, सस्पेंस। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारे फाइनली 10 आउट ऑफ 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 10 आउट ऑफ 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनल सेल्फी, फाइनल सेल्फी ले लो जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। शाम को 7 बजे अपन मिल रहे हैं, शाम को 7 बजे लॉन्च है बुक का, भूलना मत। मिलते हैं शाम को, तभी हम और बातचीत करेंगे। याद रखना बस एक चीज, जिस भी टीचर से पढ़े हो, जिस भी गुरु से पढ़े हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी हमें। तुम्हारी मेहनत, टीचर ने अपना पूरा 100% दिया है,
अगर 1% पेपर अच्छा नहीं गया है तो शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत मेहनत में कमी होगी। टीचर जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत करी है। मेरे को सबके लिए सभी टीचर के लिए, एक एक टीचर के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया। 10 दिन सारे टीचरों ने बहुत मेहनत करी है। एक बार आके बस सबको थैंक यू बोल देना, जिनसे भी पढ़े हो, जिनसे भी टीचर से पढ़े हो, एक बार आके बस थैंक यू बोलना। पेपर देने के आने के बाद, अभी नहीं, अभी तो जंग बाकी है। पेपर देने के बाद एक बार टीचर्स को बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने बहुत अच्छा पढ़ा। अगर तुम इतना भी बोल दोगे ना, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। मैंने जो 10 दिन मेहनत करी तुम्हारे साथ वो हो गई। बाय बाय मेरी जान, लव यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू। पेपर फोड़ क्या, बाय बाय। मिलते हैं शाम को, मिलते हैं, ज्यादा इमोशनल है, बाय बाय। शाम को मिलते हैं, अभी लास्ट क्लास नहीं है, शाम को मिलेंगे अपन, शाम को मिलेंगे। बाय मेरी जान, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू मेरा बच्चा। ले आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले ले, फोड़ के आएगा तू पेपर। बाय।